नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। प्रद्युम्न जोशीला जी हैं आज हमारे साथ। आज हम बात करेंगे बांगर के शेर की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की। बांगर का शेर तो कहते हैं उनको, लेकिन आज वो शिकार हो गए या फिर शिकार कर गए किसी का, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 2-3 दिन पहले भी हमने इस चीज की आशंका जताई थी कि अगर कुछ ऊक चूक होती है तो वो भाजपा को छोड़ सकते हैं, और आज वही काम हो गया। प्रद्युम्न भाई, आज तो हम 3-4 दिन पहले जो चर्चा कर रहे थे उस पर मोहर लग गई। जी बिल्कुल। हमने तो ये संभावना काफी पहले दर्शकों को बता दी थी कि किसी भी दिन वो धमाका हो सकता है जब चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी को अलविदा कह करके और कांग्रेस में शामिल दोबारा से हो सकता है। और इस चीज की प्रतीक्षा ना केवल हरियाणा के राजनीतिक नेता कार्यकर्ता बल्कि बहुत से वो नेता भी कर रहे थे जो अक्सर दल बदलते रहते हैं, क्योंकि उन सभी के दिमाग में एक चीज थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनका 52-53 साल का राजनीतिक उनका एक अनुभव है, और वो कोई भी फैसला लेंगे तो बड़ा सोच समझ करके लेंगे, और इस फैसले का काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था, जिसका आज आखिरकार जो है उन्होंने उनके जो सांसद बेटे थे हिसार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो चुनाव जीत करके आए थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर विधिवत रूप से आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जी, लेकिन इसके बाद तो एक जेजेपी के जो लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, बड़ी शेर और शायरी कर गए। जी, देखो वो शेर व शायरी कर गए, लेकिन उस शेर व शायरी का भी अगर सही ढंग से बात करें तो ब्रजेंद्र सिंह ने आज जो है कांग्रेस ज्वाइन की है, और उन्होंने ये पहली ही पार्टी बदली है, क्योंकि उनकी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही थी। उससे पहले वो सरकारी नौकरी में थे, आईएएस थे, तो लिहाजा कोई पार्टी को ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे। और उसके बाद उन्होंने आज कांग्रेस को बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। दूसरा, उन्होंने जिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के संदर्भ में वो बात कही है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा चली तो वहां जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं जय माकन, उन्होंने ये कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बड़ी रैली करेंगे और उस रैली में जो है वो शामिल होंगे, और उस रैली में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि उस रैली में संभवतः राहुल गांधी शामिल होंगे, और वो रैली हिसार या जींद में कहीं भी हो सकती है। एक तो ये सारी जो पटकथा लिखी गई, कब लिखी गई और इसका सूत्रधार कौन था। आज हरियाणा के संदर्भ में देखें, चौधरी भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदारी में भी पड़ते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, दोस्त भी हैं। क्या उनको बीच में लिया गया, क्या कथा बनी, पटकथा क्या थी, क्या निकल कर आया सामने? देखो, बिल्कुल जो असली बात है उसका तो पता या तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हीं को है, लेकिन जो सूत्र जो बात बता रहे हैं वो यही है, और मेरे पास जो जानकारी है कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही थी, जब उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट से पदयात्रा अपनी शुरू की, उस दौरान जो है एक दिन के लिए जिन नेताओं ने इनको ज्वाइन करवाया है, जो इस पूरे मतलब सूत्रधार हैं इस ज्वाइनिंग के, उन्होंने वहां राहुल गांधी से बात की, और उस दौरान एक चर्चा और थी कि राहुल गांधी एक दिन बीच में यात्रा में किसी दिन जो है मिस करके और वो हरियाणा में आएंगे, और उस दिन वो चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह और उनके जो साथियों हैं उनको एक बड़ी रैली के मार्फत ज्वाइन कराएंगे। हालांकि वो चीज नहीं हो पाई, तो इसीलिए ब्रजेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया। वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता और उनके जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो सिर्फ राहुल गांधी की रैली का ही इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो उन्होंने ज्वाइन की, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार उस दोराहे पर खड़ा था कि अब उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं दे रहे थे। ये उनके पास एक, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिरी जो स्टेज है उस पर थे। बिल्कुल, तो इसके पीछे की वजह भी गिनवाई कि उनका एक किस्म से जब जनता के बीच जा रहे थे, किसानों का मामला हो, खिलाड़ियों का मामला हो या अग्निवीर का मामला हो, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं मन में टीस थी। ये वजह बताई निकल कर आई ब्रजेंद्र सिंह के जो बयान जो मीडिया में आया है।
तो और भी कुछ वजह थी, टिकट ना मिलना और तमाम चीजें, आपको क्या लगता है? देखो, असली बात अगर मैं बताऊं, बेशक वो कोई सच्चाई छिपाए या ना छिपाए, राजनीतिक आदमी कई बार जो सच्चाई होती है वो बयान नहीं करते। असली बात यह है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहा है। कांग्रेस हम्म। पार्टी की से लेकर और आगे तक उनको हर चीज की नॉलेज थी। बीजेपी में वो नए नए आए, उस समय उनकी मजबूरी ये थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसा जो एक अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया जब उनको बिल्कुल शपथ दिलाने की तैयारी हो चुकी थी। हम्म। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज हो चुका है और मोदी की लहर चल रही है। तब वो जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यसभा के सांसद होते हुए उन्होंने रिजाइन करके जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद उनको हम्म। केंद्र में मंत्री बनाया गया और बड़े महत्वपूर्ण इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनको दिए गए, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, चाहे इस्पात मंत्रालय हो, हैवीवेट उनको मंत्री बनाया गया। उसके बावजूद बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार बीजेपी की विचारधारा में नहीं घुल मिल सका। बीजेपी कह लीजिए या मोदी जी की जो विचारधारा है वो पिछले 9.5 साल से बेशक वो बीजेपी में धक्के लगा रहे थे अपने राजनीतिक कैरियर को, लेकिन कहीं भी बीजेपी वाला या जो भगवाकरण जिसको हम बोलते हैं वो उनका कहीं नहीं हो पाया। ना वो भारत माता की जय, वंदे मातरम इस तरह के भाषण में कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और ब्रजेंद्र सिंह के भाषणों में वो चीजें नहीं दिखाई दी। और गाहे बगाहे वो कांग्रेस के नेताओं की प्रशंसा करते रहते थे। उनके चाहे कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसमें भी वो श्रीमती सोनिया गांधी, राजीव गांधी से अपने जो उनके संबंध रहे हैं उनके बारे में अक्सर चौधरी बीरेंद्र सिंह तो चर्चा करते ही रहते थे। ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता भी कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा कोसते नहीं थे। तो लग तो ऐसा रहा था कि जब भी मोदी जी से थोड़ी सी भी ट्यूनिंग खराब हुई या बीजेपी में कहीं भी अपना अवसर नहीं मिला राजनीति का तो ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बीच में एक संभावना ये भी हो गई थी, जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आंधी आई तो उस दौरान ऐसी चर्चा थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जो सुशील गुप्ता उस समय के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के नजदीकी मित्रों में हैं। और ये बीरेंद्र सिंह सार्वजनिक रूप से भी चीजें मानते हैं कि हुड्डा साहब और सुशील गुप्ता और मैं अक्सर 10-15 दिन में इकट्ठे बैठ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। जी, एक तो सवाल ये है कि जैसे कल ही डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनका कहना था कि एक मीडिया पर्सन ने जो सवाल पूछा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चैलेंज किया था तो वो अपना चैलेंज पूरा करें, बार बार तारीख ना दे। तो आज तो तारीख निकाल दी उन्होंने और कांटा भी निकल गया एक किस्म से, ये कह सकते हैं क्या? देखो, इसमें जेजेपी दोनों का। बातें हैं। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले 3-4 दिन से वो चर्चाएं ये हैं कि जब से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ है तब से हम्म। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 10 की 10 सीटें तो नहीं जीत पाएगी किसी भी हालात में। और उस जी। समझौते में अब एक चर्चा ये भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल अगर इनके साथ और आ जाती है तो ये हम्म। अलायंस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसी स्थिति हम्म। में भारतीय जनता पार्टी भी जेजेपी के साथ समझौता रख सकती है और जेजेपी हम्म। को एक सीट देगी या जेजेपी के किसी नेता को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, जैसा किशन सिंह हम्म। सांगवान को आपको ध्यान होगा, दर्शकों को भी, सोनीपत से वो इंडियन नेशनल हुआ लोकदल था। के नेता थे और उनको कमल के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। तो ऐसी हम्म। चर्चाएं पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं कि जेजेपी के एक बड़े नेता को कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी हिसार से चुनाव लड़वा सकती है। उसमें इनका समझौता भी कायम रहेगा और हम्म। दूसरा जो मोदी जी के 10 जो कमल के चुनाव चिन्ह हैं वो भी हरियाणा में कम नहीं होंगे। तो हम्म। ये रिपोर्ट, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं लिहाजा उनके संबंध भी बड़े हैं, तो उनको भी मिल गई होगी और उनको ये लग गया होगा कि हिसार से या हरियाणा प्रदेश में अब उनको लोकसभा में टिकट नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ अपना रुख जो 10 दिन बाद करना था वो आज कर लिया। दूसरी बड़ी हम्म। बात, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उचाना से चुनाव लड़ भी लेते एमएलए का तो भी उचाना में उनकी बुरी हार होना निश्चित थी। ये बात मैंने खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को भी बताई थी
क्योंकि उचाना विधानसभा क्षेत्र एक प्योर किसान बाहुल्य और जाट बाहुल्य हल्का है, और वहां भारतीय जनता पार्टी की लगातार जब से किसान आंदोलन हुआ है तब से वहां धरने प्रदर्शन हर रोज रहते हैं। तो लिहाजा उस हल्के में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो चौधरी छोटूराम, जो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके नाती हैं, उनका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता उनका और उनके परिवार का। तो लिहाजा ये उनके पास केवल आखिरी विकल्प था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भी हरियाणा प्रदेश में अब वो इतना उफान नहीं दिखाई दे रहा जैसा पंजाब चुनाव के बाद था। दूसरी बड़ी बात, चौधरी बीरेंद्र सिंह इतने बड़े स्तर के नेता भी नहीं है कि वो अपनी खुद की पार्टी बढ़ा करके और उसको एस्टेब्लिश कर लें। लिहाजा उन्हें किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाना था तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प बचता था उनके पास। जी, एक तो इसमें सवाल वही था जो हमारा शुरुआत में मैंने बात कही कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कहीं शिकार तो नहीं हो गए या फिर शिकार कर बैठे, तो दोनों ही बातें मैं पूछना चाहूंगा। तो शिकार और शिकारी का तो पता चलेगा जब कांग्रेस पार्टी की टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी, ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी बड़ी बात, ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती कहां से है, क्योंकि आज भी दो ऑप्शन दिखाई, हिसार और सोनीपत। हिसार लोकसभा में अपने 5 साल के कार्यकाल में ब्रजेंद्र सिंह वो कुछ नहीं कर पाए जो एक सांसद के नाते लोगों को उनसे उम्मीद थी। और सोनीपत उनका जो है एक नया, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे सोनीपत से अगर उनको टिकट मिल जाती है तो, और जिस तरह से वो ज्वाइनिंग के तुरंत बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर गए, वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, उनसे वो मिले, तो उनकी निगाहें कहीं ना कहीं सोनीपत पर भी हैं। सोनीपत वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र जींद जिले के हैं, और जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह का अपना एक होल्ड भी रहा है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह, जब पिछली बार ब्रजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिली, एक बात और बताऊं मैं अनुज जी, उस समय भी वो सोनीपत से टिकट की दौड़ में थे। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह ये चाह रहे थे कि सोनीपत से मेरे बेटे को टिकट मिले। इससे पहले कांग्रेस में भी उन्होंने प्रयास किए थे कि सोनीपत से ही उनको टिकट मिले, लेकिन आज तक वो सोनीपत की इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। और हिसार उस समय चौधरी बीरेंद्र सिंह का गढ़ था जब परिसीमन से पहले का हिसार था, जिसमें जींद, जुलाना, सफीदो, राजौंद, कलायत, ये तमाम वो क्षेत्र बांगर का जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक होल्ड था वो इस हिसार में था। जबकि जो आदमपुर, हांसी, नलवा, बवानी खेड़ा, ये जो क्षेत्र था ये भिवानी लोकसभा में था उस समय। जी, तो कुल मिलाकर जेजेपी के दृष्टिकोण से देखें या बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें, ब्रजेंद्र का ये फैसला या चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का ये फैसला किस तरीके से देखते हैं? देखो, आज का जो ये फैसला है जेजेपी के लिए तो एक मनोवैज्ञानिक फायदेमंद फैसला मैं मानता हूं, क्योंकि बिना टिकट डिक्लेयर जेजेपी के लिए फायदेमंद है। जेजेपी के लिए फायदेमंद ये है कि जो उनका सबसे बड़ा कांटा था वो आज निकल गया। अगर पिछले 5 साल में हरियाणा प्रदेश के नेताओं की आप बयानबाजी देखें तो सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को छोड़ करके कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता इतना मुखर होकर के कभी दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार के खिलाफ नहीं बोला। चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, उनके हल्के में भी जेजेपी का विधायक है, चाहे वो सुभाष बराड़ा हो, उनके हल्के में भी जेजेपी का मंत्री है, चाहे वो कृष्ण बेदी हो, उनके हल्के में भी जेजेपी का विधायक है, और भी कई नेता हैं, लेकिन कोई भी नेता इतना मुखर होकर के नहीं बोला जितना चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार बोला। तो जेजेपी के लिए तो मैं इसको ये कहूंगा कि उनका कांटा तो जरूर निकल गया आज। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला, जो कि 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जिस तरह से तुरंत ट्वीट किया और जिस शेरो शायरी में उन्होंने बात कही, वो निश्चित रूप से आज बड़े खुश दिखाई दे रहे होंगे। तो अब तो कांटा तो निकल गया जेजेपी का, तो जेजेपी का क्या होगा हिसार सीट से? देखो, अगर हिसार सीट से दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला या जेजेपी का कोई भी नेता चुनाव लड़ता है और बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस टिकट देती है ब्रजेंद्र सिंह को, क्योंकि कांग्रेस के पास हिसार लोकसभा क्षेत्र में कोई मजबूत चेहरा ब्रजेंद्र के आने से पहले नहीं था। एक और खास बात मैं बताऊं अनुज जी, पिछले 4 लोकसभा के चुनाव में, जिसमें 3 मुख्य चुनाव और 1 उपचुनाव,
उसमें हिसार लोकसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है, जबकि यहां से प्रत्याशी 2 बार जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक बार प्रोफेसर संपत सिंह, जो पूर्व में वित्त और गृह मंत्री रहे, और एक बार चौधरी भजनलाल जी के पोते भव्य बिश्नोई उनके प्रत्याशी रहे हैं। अब ब्रिजेंद्र के आने से कांग्रेस पार्टी को तो जरूर एक एज मिलेगा, लेकिन आज जब से ब्रिजेंद्र सिंह ने ये फैसला लिया कांग्रेस ज्वाइन करने का, एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं तब से लेकर के, और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि जब 5 साल मेहनत तो करें हम, और 5 साल के बाद टिकट ले आए कोई जो 5 साल राज में रहा हो वो नेता, तो हम उसकी मदद किस मुंह से करेंगे? फिर तो कल को एमएलए के चुनाव में भी कोई बीजेपी का एमएलए आएगा और वो पार्टी छोड़ेगा और वो टिकट ले आएगा। तो देखना ये है कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठा पाते हैं, क्योंकि तब चौधरी वीरेंद्र सिंह जब राजनीति में सक्रिय थे तब राजनीति कोई और थी, आज राजनीति अलग हो रही है। और ब्रिजेंद्र सिंह में वो राजनीतिक गट्स भी मैं नहीं मानता जो चौधरी वीरेंद्र सिंह में हैं, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह एक अफसर रहे हैं, तो लिहाजा उनमें जो एक अफसर की जो एक रो होती है वही आज भी दिखाई दे रही है। जी जी जी, वो तासीर बदल नहीं पा रहे हैं वो, है ना? बिल्कुल नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी मैं एक और बड़ी बात बताऊं आपको, वो जो उनके सलाहकार हैं कुछ एक, वो उनकी भी जो एक जुंडली है उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसका हिसार लोकसभा क्षेत्र में बड़ा भारी विरोध हो रहा है, और उसका विरोध का खामियाजा उनको जो है भुगतना पड़े सकता है लोकसभा चुनाव में। अंदर खाने लोग बिल्कुल घुट घुट करके जी रहे हैं। तो अब चुनाव की चुनौती कैसे देखते हैं, किसके बीच में मुकाबला हो सकता है यहाँ पर हिसार में? देखो, हिसार में वैसे तो अगर ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट लाते हैं तो निश्चित रूप से उनको 2 बड़े नेताओं की तो बड़ी आवश्यकता होगी, और वो कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा ने तो अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर आज उनका स्वागत भी किया है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा की राजनीतिक रूप से बड़ी नजदीकियां रही हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वीरेंद्र सिंह की कभी अनबन हो जाती है और कभी वो जो है, क्योंकि भाई भाई हैं तो कभी उनका भाईचारा भी हो जाता है। अब उन दोनों नेताओं पर डिपेंड रहेगा कि वो ब्रिजेंद्र सिंह की कितनी मदद करते हैं। खुद जो ब्रिजेंद्र सिंह के जो कार्यकर्ता हैं उनके भरोसे तो वो कम से कम चुनाव नहीं जीत सकते, ये तो निश्चित है। कांग्रेस तो अब एक बात जी जी जी, तो अगर एक बात बताइए कि जेजेपी के लिहाज से हम सोचते हैं यहाँ पर बड़े चेहरे को, कहीं दुष्यंत चौटाला को लेकर हामी भर दी, तो हो सकता है कि वहां पे फिर कैसे बैठेगा विधानसभा में, इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर उप मुख्यमंत्री तमाम चीजें होंगी। देखो, संभावना है? मेरे पास जो इनपुट है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि दिग्विजय चौटाला के मुकाबले दुष्यंत चौटाला भारी हैं आज भी। चुनाव जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन दिग्विजय चौटाला को आज भी इलाके की जनता इतना सीरियस कैंडिडेट नहीं समझ रही, जबकि दुष्यंत चौटाला पिछले लगभग जो है 9 साल 9 साल से इस क्षेत्र में पूरे एक्टिव हैं। हालांकि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लोगों में उनकी बड़ी नाराजगी है। अभी कल ही जो है उनकी पार्टी के एक बड़े स्तंभ और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उनके सदस्य थे, आदमपुर से पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, दलबीर सिंह धीरणवास, उन्होंने कल ही पार्टी को छोड़ा है। और भी कई नेताओं की चर्चाएं ऐसी हैं कि वो जेजेपी को कभी भी अलविदा कह सकते हैं, जिनमें बड़े नेता शामिल नहीं हिसार के। तो लिहाजा दुष्यंत चौटाला के लिए भी उतना आसान नहीं होगा। और इस बार इतना तो निश्चित है कि जब 2014 का चुनाव कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला का आमने सामने था, उस चुनाव को जाटों ने बिल्कुल आगे होकर के, जो जाट समाज या किसान कौम थी उसने आगे होकर के लड़ा, और दुष्यंत चौटाला नहीं बल्कि उन्होंने खुद दुष्यंत बन करके चुनाव लड़ा, और वो चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को पहली बार जो है हराने में कामयाब रहे इस क्षेत्र से। इस बार कम से कम जाट समुदाय उस ढंग से दुष्यंत चौटाला का चुनाव कहीं भी नहीं लड़ता हुआ दिखाई देगा। ज्यादातर जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष में मुझे दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी है प्रद्युमन जी, और जी उस पे आपको क्या लगता है कि बांगर की धरती पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, या फिर पहले वाली स्थिति रहेगी वहां पर? देखो, ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने से निश्चित रूप से फायदा तो होगा, ना केवल उचाना में बल्कि आसपास के इलाके में भी एक बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा, चुनाव हमेशा हवा से जीते जाते हैं। और हम्म। मोदी जी की हवा कब बनी? 2014 में, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब एक तरह से आंधी उनकी आ गई। अब उसी हम्म। तरह से अगर कुछ एक नेता कांग्रेस में वापसी कर लें या कांग्रेस ज्वाइन कर लें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी दोबारा से जो उसकी हवा बन जाएगी। अब यूं तो हम्म। है नहीं कि कोई किसी पार्टी में, अगर कांग्रेस में आज जितने नेता हैं, अगर यही खड़े रहे तो निश्चित रूप से सरकार नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम्म। इन्हीं से आती तो पिछली बार आ जाती। हम्म। जो तो जो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लगता है कि मजबूती मिलेगी जी? जो जो ज्यादा कुनबा बढ़ेगा, तभी तो जो है आपकी हवा बनेगी, और हवा बनेगी तभी आप चुनाव जीतोगे। बिल्कुल। चौधरी तो देवीलाल एक बात कहा करते डॉक्टर साहब, कि हम्म। चुनाव में सिर्फ हवा बनाओ, हम्म। हवा अगर बनेगी तो सरकार तो अपने आप बन जाएगी। तो अभी कांग्रेस के लिए मौका है कि वो हवा बनाए, और इसका फायदा जी लोकसभा बिल्कुल। में, और खासतौर पर मैं हरियाणा के संदर्भ में कह रहा हूँ, और फिर विधानसभा में भी उनको फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत प्रभाव से हरियाणा में बहुत से ऐसे नेता हैं जो हम्म। आज अपनी अपनी पार्टियों में उदासीन हैं। उनके काम ना होने की वजह से, मान सम्मान ना होने की वजह से, उन हम्म। नेताओं को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करवाना चाहिए। हम्म। अगर 20-30 नेता एकदम ज्वाइन कर जाएंगे तो एकदम जो है, हमने रातों रात चुनाव जो है पलटते हुए देखे हैं। हम्म। सुबह किसी का माहौल होता है, दोपहर तक वो माहौल पलट जाता है। हम्म। तो आज तो फिर पूरा दिन यही सबसे बड़ी खबर रही हरियाणा के लिहाज से, कि इतना बड़ा एंट्री कर गए, बीजेपी को लेफ्ट कर गए। और ये हालांकि सबसे सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जब दीवार ढहनी शुरू होती है तो ये नहीं पता चलता वो कितने एरिया की दीवार ढहेगी। हम्म। ब्रजेंद्र सिंह ने पहले एमपी, अब इस मोदी जी के कार्यकाल के इस चुनाव से पहले के हो गए इतने बड़े स्तर के नेता, जिन्होंने हम्म। पार्टी छोड़ करके अपनी लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन करके और कांग्रेस में हम्म। शामिल होने का इतना बड़ा फैसला लिया है। अब हो हम्म। सकता है बहुत से ऐसे नेता हो जो उनका इंतजार कर रहे हो, तो हो सकता है ये लाइन लंबी भी हो जाए। तो जो मोदी जी का सपना है 400 पार का जो नारा है, उसका फिर भस्म क्या होगा? देखो, ये तो निश्चित है, 400 पार तो बहुत, मैं ये कहूंगा कि एक, उन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, कि 400 जुमला है। पार तो कहीं तो नजदीक दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। ये तो सिर्फ एक उनकी, मोदी जी की एक स्ट्रेटेजी है कि वो हम्म। 400 पार 400 पार का हुआ बना करके बहस सिर्फ इस बात पर हो कि मोदी 400 आएंगे या 400 से नीचे रहेगा। हम्म। आज कोई नेता इस बात पर बहस नहीं करता कि मोदी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, सिर्फ यही पूछते हैं हम्म। 400 आएंगी या नहीं आएंगी। उन्होंने क्योंकि गोल पिछली सेट कर दिया, एक माइंड सेट। जी, और पिछली बार भी बीजेपी किया था और ना हरियाणा में एक नारा था 75 पार जी, का। अगर वो 75 पार का नारा नहीं होता तो बीजेपी 20 सीटों पर सिमटती। हम्म। ये तो सिर्फ उस 75 पार के चक्कर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मोरल डाउन हो गया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि बीजेपी की हालात ये है, ग्राउंड जीरो पर उन्होंने काम ही नहीं किया। हम्म। और तो आज भी ये सेम हालात है। जी, वो आप पहले कह रहे थे ना कि हवा हवा बनाने में कामयाब हो गए वो। वो मोदी जी की एक ही सोच है कि मैनेजमेंट, और जो हम्म। इलेक्शन मैनेजमेंट जो आदमी सीख जाता है वो चुनाव नहीं हार पाता। वो इस तरह से मैनेज करते हैं सारा सिस्टम को। जी जी जी। अच्छा, वीरेंद्र सिंह कब तक उम्मीद है, कब तक वो प्रोग्राम बना लेंगे? और उसमें राहुल की जिस तरीके से शुरुआत में बात की, तो वो जींद में ही रैली करेंगे कहीं और? अब तक कोई अपडेट है आपके पास? देखो, मेरे पास तो ये सूचना है कि अभी कांग्रेस पार्टी संभवतः अपनी दूसरी जो टिकटों की सूची है वो जारी करेगी, और हो सकता है हम्म। उस सूची में ब्रजेंद्र सिंह का भी कहीं नाम आ जाए। और उसका हम्म। नाम आने का एक बड़ा जो है इशारा कांग्रेस का नेतृत्व ये देना चाहेगा कि जो असंतुष्ट हैं बीजेपी से नेता, या जिन लोगों की हम्म। टिकटें कटती हैं, वो कांग्रेस में आ जाएं।
और यहाँ से उनको एक ऑप्शन मिल सकता है। और उसके बाद हो सकता है हिसार में, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो बड़ी रैली कर सकते हैं। जींद भी उनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा बेटर उनको हिसार में करना चाहिए। जी जी। प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से दोनों ही चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया, और दर्शकों को भी जी। उम्मीद है कि चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।